हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज हमारे पास एक और पैनल आया है और ये जो पैनल है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास पैनल आया है ये बेसिकली 32 इंची का पैनल है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें हमें कुछ यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि आपकी अगर गेट कॉफ ये खराब हो जाती है, गेट कॉफ शॉर्ट हो जाती है, गेट कॉफ पे कोई वोल्टेज नहीं जाते, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपके सोर्स कॉफ में प्रॉब्लम होती है तब भी प्रॉब्लम आपको ऐसे मिल सकती है। तो प्रॉब्लम आपको कहीं से भी आ सकती है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे करना है, प्रॉब्लम को पता कैसे कर सकते हैं कि आपका जो पैनल है इसमें पैनल में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पैनल है ये एक एसटी कंपनी का पैनल है। तो इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक स्टिकर लगा होता है, स्टिकर के नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा होता है। तो ये इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये एक एसटी कंपनी का पैनल का है पैनल है। तो यहाँ पर ये इसका ST3151A04-2-XC-4 ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। और यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस करना है, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेट है हमारे पास ये किसी मैकेनिक से आया है जिसने ऑलरेडी इस पैनल को छेड़ रखा है। तो इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने कर रखी है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे इन्होंने यहाँ पर जंपर लगा रखे हैं। अब ये जो जंपर लगे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर काफी इसकी जो हालत है ये खराब है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम हमारे स्केलर से है या फिर हमारे कॉफ से है या गेट कॉफ से है। तो इस चीज को हम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सभी बेसिक वोल्टेज को पूरा चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसकी सभी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का एक प्रोब लगा लेंगे ग्राउंड से और यहाँ पर रेड प्रोब से सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले मैं इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करता हूँ। तो इस पिन को मैं जरा ग्राउंड से लगा लेता हूँ। तो यहाँ एक ग्राउंड लगा लिया और यहाँ पर आपकी ये फ्यूज है। इस फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो फ्यूज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों ये निकल के जाती है हमारी सीधा इस वीसीसी के टेस्टिंग पॉइंट पे। और वीसीसी पे अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो ये 12 वोल्ट निकल के कहाँ जाती है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये डीसी टू डीसी आईसी है। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों ये कितनी वोल्टेज बनाती है हम इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो डीसी टू डीसी आईसी है बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारा रस्ट है। और ये जो रस्ट है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक डायोड लगा हुआ है। डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये 3 वोल्ट बनने के बाद कहाँ जाती है, सीधा ये जाते हैं आपके इस टिकोन आईसी पे, इस रेगुलेटर पे। तो रेगुलेटर पे अगर मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे मेरी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रही है। और ये आउटपुट कितना करता है 1.2। अब यहाँ से 1.2 आउट कर रहा है। और यहाँ से आपकी जो रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे आपकी 3.3 वोल्ट आती है। तो आप यहाँ पर देखोगे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज आने के बाद क्या होता है, ये जो आपकी टिकोन आईसी है ये डीसी आईसी को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। अब ये इनेबल वोल्टेज भेजते ही क्या होता है कि आपकी जो डीसी टू डीसी आईसी है ये एक वोल्टेज को बूस्ट करती है। अभी कितनी वोल्टेज बूस्ट कर रही है अब हम इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है। अब ये जो डायोड लगा होता है दोस्तों ये बेसिकली एक बूस्ट सर्किट में लगा होता है जिसके डायोड के इस सिरे पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और ये 12 वोल्ट मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है। और डायोड के इस सिरे पे अगर चेक करूंगा तो मुझे यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी वो एक बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो ये सप्लाई यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो आपकी स्केलर है इस स्केलर में यहाँ पर आपकी एवीडीडी वोल्टेज बूस्ट हो रही है। एवीडीडी बूस्ट होने के बाद ये जाती है हमारे इस मॉसफेट के ऊपर। तो यहाँ पर मॉसफेट है, इस मॉसफेट पे अगर हम चेक करते हैं तो मॉसफेट के सोर्स पे आप देखोगे यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई है। अब इस मॉसफेट को पास होने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस के गेट को लो करना पड़ेगा। तो लो करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखी है कंपनी ने। उसके गेट पे देखोगे तो 8 वोल्ट की सप्लाई है। और ड्रेन पर अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे 14 वोल्ट की सप्लाई पास कर रहा है ये मॉसफेट। यानी कि हमारा ये मॉसफेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है
एवीडीडी एवीडीडी पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एवीडीडी सप्लाई भी बन रही है हमारी और यहाँ पर 3.3 भी बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर आपके डायोड लगे रहते हैं और ये जो डायोड होते हैं, दो डायोड ये लगे हैं चार्ज पंप सर्किट के और एक डायोड लगा है हमारा नेगेटिव वोल्ट के लिए। एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद आपको एक वोल्टेज चेक करनी है जिसको हम बोलते हैं एचएवीडीडी। तो आप यहाँ पर देखोगे एवीडीडी की हाफ वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब एचएवीडीडी अगर वोल्टेज बन रही है तो यहाँ पर एचएवीडीडी के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें चीजें चेक करनी है वो चेक करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर दो डायोड लगे हैं। डायोड के इस वाले पॉइंट पे ये क्या काम करते हैं, यहाँ से डायोड के इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो एवीडीडी वोल्टेज होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे एवीडीडी वोल्टेज है और एवीडीडी वोल्टेज डायोड के इनपुट होती है और डायोड आउटपुट काम करता है यहाँ पर 23 वोल्ट की सप्लाई। जब ये 23 वोल्ट बना रहा है तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर 23 वोल्ट से काम नहीं बन रहा, तो इसके लिए क्या कंपनी ने एक डायोड और लगाया। ये 23 वोल्ट उठाकर इस डायोड को दे दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 23 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ से जो 23 वोल्ट की सप्लाई है ये 23 वोल्ट डायोड इनपुट लेता है और यहाँ से आउटपुट करता है। आप देखोगे 32 वोल्ट 33 वोल्ट ऐसा ये आउटपुट करता है, यानी 32-33 वोल्ट ये ऐसा आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर ये आउटपुट कर रहा है। आउटपुट करने के बाद क्या होता है कि ये जो डायोड है, डायोड बेसिकली वीजीएच के लिए होते हैं, इसको हम बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। और यहाँ पर एक डायोड लगा होता है जो कि हमारा वीजीएल के लिए वोल्टेज बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वीजीएल की वोल्टेज है ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी वीजीएल भी वोल्टेज बन रही है और यहाँ पर देखेंगे तो हमारी वीजीएच वोल्टेज भी बन रही है, यानी वीजीएच वीजीएल दोनों वोल्टेज बन रही है, एवीडीडी भी बन रही है। तो यहाँ पर तीसरी चीज जो हमें चेक करनी होती है वो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे हमारे सिग्नल निकलते हैं जो कि इस टिकोन आईसी से निकलते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सिग्नल निकल रहा है PMI करके एक सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 3.3 वोल्ट मिलती है, यानी कि ये जो आपका PWM लिखा है ये पावर ऑन के लिए होता है। अब ये पावर ऑन 3.3 वोल्ट होता है। तो ये 3.3 वोल्ट जैसे ही यहाँ पर आपका आता है तो ये आपकी आईसी ऑन हो जाती है। दूसरा यहाँ पर एक और आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए इसको। यहाँ पर ये इसको 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ से ये नेबल निकाल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ सिग्नल और भी हैं। जैसे यहाँ पर यूडी है, वीडीडी पे 1.2 वोल्ट आने चाहिए और यहाँ पर यूडी पे 3.3 वोल्ट के अराउंड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूडी हमारा 3.3 वोल्ट है। और यहाँ पर एक सिग्नल और होता है दोस्तों जीबी ऑन और जीबी ऑफ। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर जीबी ऑन लिखा है। अब जीबी ऑन ये यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज होती है ये ज्यादातर आपकी 2.5, 2.6 या 2.9 होती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो देखा जाता है एसटी कंपनी के पैनल में वो यहाँ पर 2.8, 2.9 देखने को मिलती है, यानी कि ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो यहाँ पर एक सिग्नल और है पीओएल। अब पीओएल अगर मैं पीओएल अगर देखता हूँ तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के इनपुट पे देखोगे तो 1.647, रेजिस्टेंस के आउटपुट पे अगर मैं देखता हूँ तो 1.4647, यानी कि यहाँ पर 1.647 दोनों साइड है। और एक सिग्नल यहाँ पर हमारा और है। तो इस सिग्नल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी इनपुट में वोल्टेज मिल रही है दोस्तों, ये इनपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 500 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। आउटपुट में अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट में मुझे 500 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीटर लगाने पे पैनल मेरा कुछ बिहेव करता है, और अगर पैनल मेरा बिहेव कर रहा है तो देखो अभी हमारा जो पैनल है नो इंडिकेटर चला गया क्योंकि हमारा सेट स्टैंड बाय में चला गया है। उसको एक बार हम बंद करेंगे और बंद करके इसको वापस से ऑन करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब तक आप सेट को इनपुट नहीं दोगे तो सेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सेट को ऑन करा ये हमारा अभी व्हाइट डिस्प्ले में आ गया। कभी कभार इसमें बाहर आता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले हो सकता है कि मैंने यहाँ पर मीटर को चेक करा था। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मीटर को लगाने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा जो पैनल है ये बिहेव कर रहा है। और पैनल अगर आपका ऐसे बिहेव करता है और आपका जो सिग्नल चेक कर रहे हो तो हो सकता है उसी सिग्नल की प्रॉब्लम हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम तो लग नहीं रही क्योंकि रेजिस्टेंस के दोनों साइड पर मुझे जो सिग्नल की वोल्टेज है वो दोनों सेम वोल्टेज ही मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 इधर है और 500 मेरी इस साइड मिल रही है, यानी कि रेजिस्टेंस के दोनों साइड सेम वोल्टेज है, इसकी प्रॉब्लम लग नहीं थी। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, ये जो आपकी टीकॉन आईसी, इसके टीकॉन आईसी के पूरे आईसी को रिसोल्व करने की जरूरत नहीं है।
जिस साइड से सिग्नल आपको दिख रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस साइड से आपको सबसे पहले रिसोल्व करके देखना है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले रिसोल्व करके देखते हैं। तो रिसोल्व करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर रिसोल्व करने के बाद दोस्तों अगर ये काम नहीं करता तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, आईसी को एक बार चेंज करके चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी आईसी भी खराब हो सकती है। क्योंकि ये पैनल पहले भी किसी मैकेनिक पे गया था, तो कुछ कह नहीं सकते कि इसमें उसने मैकेनिक ने क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस आईसी को रिसोल्व करेंगे, और रिसोल्व क्लीन करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसके रनिंग में आता है या नहीं आता। तो उसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। और जब भी दोस्तों आप काम करते हो, तो जब भी आप काम करते हो किसी पैनल के ऊपर, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस चीज को चेक करना है, कौन सा सिग्नल कैसे पता चलता है। तो जब भी आप कोई सिग्नल चेक करते हो दोस्तों, तो अगर आपका मल्टीमीटर लगाने पे या हाथ लगाने पे आपका पैनल बिहेव करता है, तो ये समझ जाना कि आपका उसी सिग्नल उसी जगह की प्रॉब्लम है जिस जहां पर आप टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या है कि यहाँ से इसको मैं रिसोल्व कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिसोल्व करता हूँ, तो एक बात का ध्यान रहना है कि यहाँ पर आपकी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना रहे। अगर आपकी पिन आपस में शॉर्ट रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर आपकी पिनें जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ चुकी हैं, यानी कि आपकी जो सारी पिनें थी वो बिल्कुल शोल्डिंग होके जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पर शोल्डिंग अगर आपने लगा दी है, तो यहाँ पर याद रहे कि आपकी कोई भी पिन आपस में टच नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बार इसको वापस से थोड़ा फिनिशिंग दे देता हूँ, थोड़ा पेस्ट लगाकर। अब यहाँ पर अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो एक बार हम देखेंगे इसको रिप्लेस करके, रिप्लेस करने पे क्या कंडीशन रहती है ये भी देख लेंगे। क्योंकि होता यह है कि दोस्तों रिप्लेस करने पर अगर आईसी हम चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी हमने नई आईसी को ही लगा दिया। अब नई आईसी लगाने पर भी अगर कंडीशन सेम रहती है, फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी क्या है कि इसमें कुछ पिन हमारी शॉर्ट है, तो उसको पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमें कंडीशन पता चलेगी। इसको हम क्लीन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप इसको क्लीन करते हो आईसी को, तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, यहाँ पर डिसोल्डर वायर का यूज करने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपकी आईसी है ये बहुत ही नाजुक आईसी होती है, और इसमें अगर आप डिसोल्डर वगैरह का यूज करते हो, तो आपके पास सॉफ्ट डिसोल्डर होना चाहिए, काफी हार्ड डिसोल्डर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या है कि इसकी शॉर्टिंग निकाल लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इसकी जो शॉर्टिंग है सारी वो रिमूव हो गई है। और शॉर्टिंग रिमूव होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, पहले इसको एक बार क्लीन करेंगे। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पर सारी शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। और एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारी सारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लीन कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी टिकोन आईसी पे काम करते हो या किसी भी आईसी पे काम करते हो, यहाँ पर क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो आईसी है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर ये आईसी क्लीन करने के बाद हम आगे देखेंगे, तो आप देखोगे इसमें सारे ट्रैक हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कोई भी शॉर्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हमारा कोई भी ट्रैक शॉर्ट नहीं हो रहा, उसको हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद देखते हैं हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पर मैंने सेट को अभी ऑन करा, और सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो अगर आप देखोगे अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर एक बार हम इस सिग्नल को चेक करेंगे, यहाँ पर अभी कितना सिग्नल आ रहा है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा 106 आ रहा है। इससे पहले जो हमारा सिग्नल आ रहा था वो यहाँ पर 500 मिलीवोल्ट आ रहा था। अभी जो हमें मिल रहा है वो 106 मिलीवोल्ट मिल रहा है। और हमारा पैनल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसमें कोई भी लाइनिंग, कोई प्रॉब्लम अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और ये पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।